उसकी एक एक मिनट की ज़िंदगी उसके लिए अजाब थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की एक और खतरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। सर वैसे ये सही बात नहीं है। क्यों? ये कौन सी सही बात है? फिर भी ठीक है यार, आजकल देखा कितने मसले चल रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ भाई हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं अभी, और एक डर, एक खौफ, एक डिप्रेशन सा हो गया ना। इतनी सारी एक साथ इंडिया में अमवात का होना, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाना, बेड्स नहीं होना, और बड़ा ये तो इंडिया का जो चल रहा है सिलसिला वो तो एक अपनी जगह पर है कि वहाँ पर उन सबका, उनके दुख में हम सब शामिल हैं, क्योंकि उनके जो लॉस हुए हैं वो रिवर्ट नहीं हो सकते ना, वो वापस नहीं आ सकते। एक बार जो चला गया वो चला गया। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की हालात बता रहा हूँ। कराची में कल तक, बल्कि आज तक, हमारा एक डॉक्टर है, उसके वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो उसके लिए किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, आईसीयू तक में बेड नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं, और हम लोग बहुत नॉन सीरियस हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और मैं आशी की भी बात कर रहा हूँ, आप, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में सबसे पहले आएगा कि आप लोगों ने कौन सा मास्क पहन के बैठा है। तो मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आशी की बात भी कर रहा हूँ कि हम बहुत नॉन सीरियस हैं हम सब। हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, लेकिन अब आप जब हमें बाहर देखेंगे तो प्रॉपर मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग होती है। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर आशी अपना बिजनेस रन कर रहा है, वहाँ पे सारे SOPs को फॉलो किया जाता है। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे स्पेशली इस चीज़ का अंदाज़ा ये है कि मैं एज अ डॉक्टर इस सारी चीज़ को बहुत करीबी देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वैसे भी मैं ये कहूँगा, देखें, बुराई और बीमारी पूछ के नहीं आती है, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वैसे लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो यार कोई मौत नहीं आ रही है, आप मुंह ढाक लें, एक मास्क हम लगा सकते हैं। उसके बाद किसी को बोलो तो वो बात लोगों को बुरी लग जाती है। ये पुलिस, ये आर्मी, ये गवर्नमेंट, ये रेंजर्स कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप से ही सिंसियर नहीं होंगे। तो वेल, आपकी लाइफ तो आपके हाथ में है, साथ में आपकी फैमिली की लाइफ भी आप ही के हाथ में है। वेल, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बहुत अफसोस की खबरें हैं ये जो भी हम देख रहे हैं सीन्स। मैं आप लोगों को एक कोविड के डेथ की स्टोरी सुनाता। ओके। एक बंदा जिसका कोविड से इंतकाल हुआ, उसके करीम से सुनी हुई स्टोरी सुनाता। ओके। बड़े मज़े की भी है लेकिन दुख की भी है। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी के सुनने के बाद आप लोग जो है वो इस चीज़ को मजाक लेंगे। बहुत सीरियस इशू है, और ये जो स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, ये जो किस्सा हुआ है, ये कुछ अर्सा पहले हुआ है मेरे साथ। ये किस्सा हुआ है जब आशी दोबारा बीमार हुआ था, और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी। तो यूँ समझ लें कि एक इशारा आया था, उस इशारे की शक्ल में एक बंदा आया था, और उस बंदे ने मुझे हर वो चीज़ बताई जो इंसान के अंदर में चल रही होती है। अच्छा। मैं अपनी जॉब से जाता हूँ, एक वेलफेयर क्लिनिक करता हूँ। उस क्लिनिक के बाद कोई 10:30 बजे या 11 बजे मैं वहाँ से निकलता हूँ।
तो मुझे घर आते आते 12:30 बज जाते हैं, 11:30 12, मतलब इस तरह का टाइम, क्योंकि मैं बाहर से खाना वाना भी लेता हूँ तो पहुँचते पहुँचते मुझे ये टाइम हो जाता है। मैं घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फिर सो जाऊँ। जल्दी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि 1-1:30 बजे सोने को जल्दी नहीं कहा जाता। उस रात हुआ ये कि मैंने आशी को कॉल की। आशी ने मुझसे कहा कि यार मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं तो घर पे हूँ, जो तुम्हें मैंने कॉल, मैं घर पर बंद हूँ। दूसरे दिन सैटरडे था, मैं हैदराबाद आना था। मैंने कहा यार मसला ये है कि तबीयत मेरी भी ऊपर नीचे है और मेरे ख्याल से कि हम फ़िलहाल कुछ दिन के लिए एक दूसरे से कट जाते हैं ताकि तुम्हारी तबीयत भी सेट हो जाए, मेरी भी हो जाए। तो आशी तो 15 दिन पूरे अपने इसने किए, मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे मैंने 12 दिन पूरे किए। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज रिकवर्ड लाइक विद इन अ वीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मैंने 12 से 13 दिन जो है मैंने क्वारंटाइन किया था जी। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि कोविड दोबारा नहीं होता, मेरे भाई दोबारा होता है। मुझे 2 बार हो चुका है, आशी को 2 बार हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं, इस वजह से हुआ है। और उस गैर जिम्मेदारी को एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए एक करीम ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छा, हुआ ये कि जिस रात आशी से मेरी बात हुई कि मैं कल नहीं आ रहा, उस रात बड़े मज़े से मैं खाना वाना खा के और चिल जो है ना, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाली, उसमें अलग से आइस क्यूब्स डाले और मैं लाउंज में पीने के लिए बैठ गया। अच्छा, मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर का बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लंबा चौड़ा सा जवान, बुढ़ा भी नहीं, जवान लड़का खड़ा था और उसकी आंखें जो थीं वो अजीब सी एक जो है ना वो लुक दे रही थी, जैसे बोझल आंखें हों, थकी हुई आंखें हों। तो मुझे कहने लगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने उसे पहचाना नहीं, मैंने अब किसी को कैसे बंदा, दूसरी बात कि मेरे अपार्टमेंट में ऐसे कोई आ नहीं सकता। तो मैंने कहा यार आपको किससे मिलना है? कहना मिलना आप ही से है और डॉक्टर काशिफ है ना आप? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा मुझे सिर्फ 10 मिनट आपके चाहिए। ठीक, आ जाओ। वो आके बैठा, उसने अपना नाम बताया मुझे, मैंने उसको बड़ा दिल से मैंने कहा कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे? बोला नहीं नहीं अब मैं नहीं खाता पीता। ओके। मैंने कहा अच्छा, अब नहीं खाता पीता तो कुछ अब इतना अरसा हो गया, इतना तो अब हमें भी समझ में आ गई है। समझ तो मैं गया था कि रात को इतना लेट कोई आएगा, अव्वल तो गार्ड्स छोड़ेंगे नहीं, और फिर आ भी गया तो जिस तरीके से वो नज़र आ रहा था और जिस तरीके से वो मेरे पास आके बैठा और मुझसे बात करने लगा, कि लगा आपके लिए एक मैसेज लाया। मैंने कहा अच्छा, किसका मैसेज है? कि लगा मैसेज ये है, मैसेज उस बंदे का है जिसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा बताओ क्या मैसेज है? कहने लगा कि मैं जो बंदा मर चुका है उसका हमजाद, उसका करीन हूँ। ओके, उसने मतलब ये अपने एडमिट किया ओके कि मैं करीन हूँ और फिला बंदे का, उस बंदे को मैं जानता हूँ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जानता इन द सेंस हूँ कि मेरी उससे फ़ोन पर 1 या 2 बार बात हुई होगी, लेकिन कभी भी मेरी उससे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पर भी बात मेरी उससे इस तरह से हुई है कि मुझे बहरिया टाउन में अपार्टमेंट के चक्रों में, वो रियल एस्टेट का एक बंदा था। अच्छा था, हाँ ठीक हो गया। तो मुझे अपार्टमेंट एक अपना करना था, तो उस चक्रों में मेरी उससे बातचीत होती थी, मिला नहीं था मैं उससे। तो मुझे कहने लगा कि मैं उसका करीन हूँ। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा क्या डेथ हो गई? कहने लगा हाँ, उसका इंतकाल हो चुका है और मैं उसका करीन हूँ। मैंने कहा मैसेज बता दे भाई, आ तो गया है। कहने लगा वो जिस तरीके से मरा है
वो बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि उसने जो बात की अपने अंदर, वो किस तरह की सोच रख रहा था उस वक्त। ओके। वो किस तरह की बातें सोच रहा था, किस तरह की बात करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। क्योंकि मुझे वो सारी बातें पता हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो सारी बातें उनकी फैमिली को बताओ। ओके। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा, मैंने कहा मुझे पहले तो बताओ कि वो हुआ क्या उसके साथ। कहने लगा वो एक दोस्तों की गैदरिंग में गया, जिस तरह हम लोग भी बैठे हुए होते हैं। बोला वहां से उसको एक वेटर के जरिए ये बीमारी लगी, जो सर्व करते हैं। ओके। ठीक है, वेटर के जरिए उसको एक बीमारी लगी। पहले उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई। बोला वो घर आया, उसको फीवर स्टार्ट हुआ, बुखार स्टार्ट हो गया। उसको उसके वालिद ने कहा, बेटा हम तुम्हें बोलते हैं कि बाहर नहीं आया जाया करो, ये जो हालात चल रहे हैं उसमें स्पेशली। उसने कहा बाबा कुछ भी नहीं है, ये सब टोपी ड्रामे है, दुनिया का रचाया हुआ एक खेल है, और इसमें आप भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम भी बन रहे हैं। जितनी ज़िंदगी है जी लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल उसको बुखार स्टार्ट हुआ। दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, और ख़राब भी ऐसे होने लगी कि वो कहता है उसका करीन कि लेटे लेटे ऐसा लगता था कि उसके हलक में किसी ने गिठान बांध दी। ये जो ट्रेकिया होता है ना, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसमें किसी ने गिठान बांध दी। बोला वो उठ के बैठ जाता था, चिल्लाता था। बाप समझ गया कि इसके साथ कोई मेजर इशू हो रहा है, तो बाप ने इससे कहा कि चलो तुम्हारा टेस्ट करवाते हैं। इसका टेस्ट करवाने ले गए। टेस्ट करवाया तो ये कोविड पॉजिटिव था। अब कोविड पॉजिटिव का मतलब ये कि सिवियर डिप्रेशन, क्योंकि इस चीज़ से तुम भी गुजरे हो, मैं भी गुजरा हूँ, हम दोनों इस चीज़ से गुजरे हैं। सिवियर डिप्रेशन। अब कहता है कि अब जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात आई, तो हॉस्पिटल्स अव्वल तो कोई ले नहीं रहा था कि अभी इसकी कंडीशन इतनी बिगड़ी नहीं है, इसको आप घर पे ले जाओ, घर पे ही ट्रीट करो। उसको जनाब ये घर पर ले आए। लगा ये जब सोता था ना, तो एक चीज़ आती थी जो इसके अंदर से डेली रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार, जैसे चमड़ी उतारते हैं ना गोश्त से, इस तरह से उसकी सांस को खींचती थी, पैरों तक लाती थी और फिर छोड़ देती थी। मतलब आपका सांस यहाँ से रुकना शुरू हुआ है, पैरों तक आया है और फिर छोड़ दिया है, और फिर वो एक लंबी सी सांस लेता था और फिर वो नॉर्मल हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि इसके जो फेफड़े लंग्स थे बिल्कुल काम करना छोड़ गए, तो इसको आईसीयू में एडमिट किया गया। अब जब इसको आईसीयू में एडमिट किया, अब ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है, जो करीन इससे सुन रहा है। कहता है कि ये कहता था कि काश मैं उस दिन उस दावत पे ना गया होता, काश मैंने अपने माँ बाप की बात मानी होती। अब वो बात नहीं कर सकता, उसका दिमाग चल रहा है, वो बात नहीं कर सकता, वो सोच रहा है, करीन उसके साथ है, वो कहते हैं बड़बड़ कर रहा है। उसको क्या लगता था कि कोई चीज़ आती है, उसके सीने पे बैठती है, उसका गला दबाती है। बोला मैं करीन, मैं उसके पास खड़ा रहता था, मैं उसकी हर वो कंडीशन देखता था कि जैसे कांटे हों, कांटे, वो कांटों को आपके सांस की नालियों में जिस तरह से ना वो पिन कर दिया जाए, डाल दिया जाए। आप सांस लो
या मलमल का कपड़ा देखा है आपने? मलमल का कपड़ा जब कांटेदार झाड़ी में पड़ता है और उसको आप उतारते हो तो वो कैसे जगह जगह से फंसता है और निकलता है, तो इस तरह से उसकी सांस फंसती थी और वो निकालने की कोशिश करता था। उसकी एक एक मिनट की जिंदगी उसके लिए अजाब थी। मरने की दुआएं करता था कि मुझे मौत आ जाए। ऑक्सीजन लगता था, स्टेरॉइड्स लगते थे तो वो सेट होता था, लेकिन फिर जब उस सब चीज़ों का असर ख़त्म होता था तो वो दोबारा उसी कैफियत में आ जाता। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे हो रही थी उस वक्त? वो तो अंदर था, डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे। उसकी माँ को, उसके बाप को, जिनका वो बच्चा था, इकलौता बच्चा था, जो आईसीयू के दरवाजे के बाहर अपने बच्चे की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे। जबकि उनको पता था कि ये कोविड में अगर इस स्टेज पर पहुंच गया है तो अब नहीं बचेगा, लेकिन माँ बाप हिम्मत नहीं हारते ना। जवान औलाद हो और ज़िंदगी और मौत के एक कश्मकश में फंसा हुआ हो और उसे पता हो कि बाप को कि अगले पल, किसी भी अगले पल मुझे एक न्यूज़ आएगी जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। एक बड़ी अजियतनाक वो कंडीशन होती है, एक कैफियत होती है। एक दिन ऐसा आया कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कैसे हुआ? उसकी रूह जो जब निकल रही थी तो कोई बड़ी सुकून में नहीं निकली, उसकी रूह तड़प के निकली है। उसके जिस्म से, जैसे आपने देखा है कुर्बानी के दिन हम बकरा काटते हैं और कसाई किस तरह खाल उतारता है उसकी, इस तरीके से उसकी सांस निकाली गई है और अंगूठे से वो फिर सांस उसकी निकाल के गई। बोला जब वो मर रहा था तो उसने मुझसे एक बात की थी कि तुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो तुझे सुन सकता हो, जो तुझे देख सकता हो, उसको ये बताना कि मेरी मौत किस तरीके से हुई है। ये सारा किस्सा बताने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को मजाक ले रहे हैं। अभी तक देखो, हमारी एक व्यूअर है इंडिया में, वो टेरॉट बड़ा अच्छा दिखती है और मेरी उससे आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इंडिया की कुछ वीडियोस देखी जिनमें उनकी चिताएं जलाई जा रही हैं और एक सड़क है और उसके जो है फुटपाथ पर कोई पता नहीं अनलिमिटेड कोई लाशें हैं जिनको वो बर्न कर रहे हैं। आप सोचें, एक बाप जिसकी उम्र 70 साल, उसका जवान बेटा है, एक बाप जिसकी उम्र 60 साल या 50 साल, उसका जवान बेटा 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, उसकी लाश को कैसे उठाएगा यार? अगर इकलौता है, अगर उसकी लाश को उठा भी लिया तो बाप की लाश को कौन सा बेटा उठाएगा? बड़ा ये जो है ना लम्हा, ये फिक्र का लम्हा है। इसमें हम सब ने मिलके एफर्ट करनी है। हम इस चीज़ से लड़ नहीं सकते। सिंपल, खुदा की लाई हुई किसी भी आफत, ये आफत है बेसिकली, ये कहर है। आप खुदा की लाई हुई आफत से, कहर से लड़ नहीं सकते। आप खुदा से रहम की भीख मांग सकते हैं, आप एहतियात कर सकते हैं, आप खुदा से अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये जो महीना चल रहा है बरकतों वाला, इसके सदके पूरी इंसानियत के लिए, कुल इंसान के लिए, जितने इंसान हैं दुनिया में, उन सब इंसानों के लिए एक अजियत आई हुई है, एक बीमारी आई हुई है, एक वबा आई हुई है।
उसे शिफा फरमा। आमीन। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, अगर वो अपने माँ बाप के हाथ में दम देता है ना, तो वो उनके लिए एक बहुत 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 तकलीफदेह बात होती है। या एक ऐसा हमल जो औरत के पेट के अंदर ही अबॉर्ट हो जाए, तो वो जो औरत उस कैफियत से गुजर रही होती है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक बच्चा जिसको पाल के पहले दिन से आपने 20 साल उसकी खातिर लगा दिए, कमाया, न दिन देखी न रात देखी, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है और आपका बेटा, आपने कुछ ऐसा नहीं किया उसके लिए, या आपके बच्चे उस लायक अभी नहीं हुए, तो उनके लिए आगे की ज़िंदगी कितनी टफ हो सकती है। वैसे भी देखें, एक छोटा सा मैसेज मैं भी आज दे दूंगा, वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान सालों से जंग चल रही है, अब खुदारा बंद करें, ये ढोल पीटना बंद कर दें कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के अवाम आपस में बहुत खुश हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान इंडिया में भी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में भी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये फसादात छोड़ दें, कुछ ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है, किस वक्त आप जिंदा हैं, किस वक्त हम चले जाएं। हमारे पास अब अगर हम तहिया कर लें ना कि हम अब से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने मुल्कों में बनिस्बत हम असले खरीदें, बनिस्बत हम और कोई ऐसी तबाही वाली चीज़ें खरीदें या बनाएं, बेहतर है कि हम एजुकेशन पे खर्चा करें, बेहतर है कि हम हेल्थ पे खर्च करें, बेहतर है कि हम इंसानियत पे खर्च करें। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अच्छा फिर वो करीम आपके घर पर उसने ये मैसेज दिया, उसके बाद उसके क्या तासुरात थे? देखो, उसने मुझे सिर्फ एक यही मैसेज दिया कि मुझे उस बंदे ने, मरते हुए बंदे ने ये कहा था कि तुम्हें कोई सुन सके, तुम्हें कोई देख सके। तो मेरा ये पैगाम उसको देना कि खुदा के वास्ते ये चीज़ बहुत ख़राब है, क्योंकि करीम को तो मौत नहीं आती इस तरह से। वो तो उसकी कब्र पे बैठ जाएगा और उसके सालों तक वो 100 साल 200 साल 300 साल चलता रहेगा। एक बात बता दूं, यही करीम जितने कोविड में मरे उन सबके करीम ये मैसेजेस आगे पहुंचा रहे होंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और हमारी आने वाली नस्लें जिनमें बड़े बड़े आमिल बनेंगे, आलिम बनेंगे, उन सबको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, बताई जाएंगी। आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, और अभी हमने बहुत सारी स्टोरीज और रिकॉर्ड करनी है। पहली स्टोरी काफ़ी दुख भरी थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, समझ में नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अचानक मेरे दरवाजे पे जोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, मैं साइड पर हो गया और झटके से एक बहुत प्रेशर के साथ वो दरवाज़ा टूट के खुला। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूचो और द बूचो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। अभी सॉरी, थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे रेस्टोरेंट पर, बर्गर बच्चे पर। ऑफ कोर्स हमारा टेक अवे रेस्टोरेंट है वो, तो हम लोग वहाँ पे सेटिंग वेटिंग हमारी नहीं है।
हम लोग वहाँ बैठे हुए थे तो मतलब मैं और जाऊ भाई हम दोनों वहाँ बाहर बैठे हुए थे, एकदम से 4 पुलिस की मोबाइलें आई, ओ बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, और कुर्सियाँ अंदर करो, ये करो वो करो। तो हमने कहा भाई कुर्सियाँ वैसे ही अंदर हैं और हम रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो अंदर किचन गर्म होता है तो हम लोग अंदर नहीं बैठ सकते, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। हाँ ठीक है, कुर्सी अंदर करते हैं, ओके सर। ये बात हुई। उसके बाद वो जो हमारा वो अमन भाई है तिक्के वाले, वो तिक्का बका रहे थे, उसको बोला कि इसको अंदर करो, इसको अंदर करो, इसको अंदर करो। उसने कहा साईं मैं इसको अंदर कहाँ करूँ, अंदर जगह थोड़ी है कि मैं वो कोयलों वाली भट्टी पूरी अंदर ले जाऊँ, अंदर चूल्हे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन हमारी टीम में से किसी बंदे ने उठकर उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, ठीक है। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, देखिए ये उनकी ड्यूटी है, वो 10 बार आएंगे आपके पास, इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, मास्क पहन के रखना है, ये करना है, वो करना है। प्लीज इन चीजों पर फोकस करें और उनके साथ कोऑपरेट करें। हमारी गलती जो है हमें माननी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए। रेस्टोरेंट का टाइम डाइन इन डाइन आउट नहीं है, सिर्फ टेक अवेज हैं, लोग आएंगे ऑर्डर उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर आप बाहर रोडों पर भी कहीं बैठते हैं, जिस तरह हम लोग वो कचहरी करते हैं बाहर बैठ के रस्तों पर, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने रखें। अभी पाकिस्तान में सख्त SOPs को फॉलो किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं 100% इस चीज़ को जो है खुद फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को कि वो बनिस्बत ये कि हालात हाथ से निकल जाएं, वो इतना अच्छा एफर्ट्स ले रहे हैं। मैं थम्स अप करूँगा दोनों हाथों से, ठीक है। और प्लीज़ कोऑपरेट करें। कोई किसी आर्मी के साथ आप लड़ भी नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात। आप किसी फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ आप लड़ भी नहीं सकते। तो बेहतर यह है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, उनकी ड्यूटी है। आप समझें, ये पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, आर्मी वाले ऐसा इस तरह का काम आप कभी नहीं कर सकते। सारा दिन धूप में खड़े होना नहीं कर सकते आप, सारा दिन। अब जैसे वो हमारे पास आए कि भाई आप हटाएं, इन चेयर्स को हटा दें, अंदर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमने कहा ओके सर ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता मैं कोविड पेशेंट हूं तो वो कोविड के सीन्स सारे उनके साथ भी जाके लगेंगे। वो अपनी जानों को हाई रिस्क पर लेकर और वो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज आप उनकी हेल्प करें और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये हर मुल्क के लिए भाई, हर मुल्क वाले अपना अपना ख्याल खुद रखें। अभी हालात बहुत खराब है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है और पता नहीं हम लोग ईदें त्यौहार मना भी सकेंगे, आगे चल के नहीं मना सकेंगे। दुनिया कहाँ पर जा रही है कुछ पता नहीं। तो ये नहीं पता कि नेक्स्ट वीक में और राशि मिल भी सकेंगे या नहीं। यस, वैसे भी इंसान एक नाजुक सी चीज बनाया हुआ है खुदा की तरफ से। आप किसी वक्त भी, अभी यहाँ बैठे हुए हो सकता है यहीं गिर जाए, आपको पता भी नहीं चले। लेकिन ये जो सीन चल रहा है ना, इसमें तो ऐसे लग रहा है कि बस आज वाकई मतलब मौत है, यही है। हाँ। और मुझसे और राशि से बेहतर शायद कोई जानता हो, या वही बंदे जानते होंगे जो इस कंडीशन से निकल कर आए हैं। क्योंकि मैं और राशि तो इसी कंडीशन से निकल कर आए हैं और मैं तो ऐसी कंडीशन से निकल के आया हूँ कि सिलेंडर मेरे साथ गाड़ी में होता था और नेजल प्रोब मेरी शर्ट के अंदर से मेरे नाक में घुसा हुआ होता था, मेरे मास्क पहना होता था और डिप्रेशन की वजह से सिलेंडर के साथ में गाड़ी ड्राइव करता था। एक सिलेंडर गाड़ी में होता था, एक सिलेंडर मेरे ऊपर अपार्टमेंट में होता था। फिर मैं वो निकालता था, उसका ऑक्सीजन बंद करता था, फिर मैं ऊपर जाता था पैदल अपना सीढ़ियाँ चढ़ते सुकून के साथ, फिर जाके वहाँ पे सिलेंडर लगाता था ऑक्सीजन का। मतलब मैं इस तरह से एक अपना एक फेज निकाला है। डॉक्टर काशिफ मतलब बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुजरे, बहुत ख़तरनाक मोड़ से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ख़तरनाक नहीं हुआ, लेकिन मतलब झटका अच्छा लगा और पता चल गया कि इंसान कितना कमज़ोर है। और मज़े की बात, मुझे सारे प्रिकॉशंस, मतलब हमें पता थे प्रिकॉशंस क्या है, लेकिन जो मेडिकेशंस थी और क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टार्ट में से ही मुझे डॉक्टर काशिफ ने बताया कि भाई ये ट्रीटमेंट लेना शुरू करो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जिसमें हमने मेडिसिन्स भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। स्टीम लेना और गर्म पानी पीना और इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन, ये सब चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह खाना, इस तरह की। तो वेल, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारी स्टोरी पर। डॉक्टर साहब आज क्या सुनाने जा रहे हैं? यार बड़ा मजे का किस्सा हो रहा है। मैं पहले तो हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने कहा था भले मेरा नाम शेयर कर दीजिएगा,
इंस्टा पर होती हैं, राबिया नाम है उनका, और उन्होंने कहा था कि बस मेरी कास्ट शो नहीं कीजिएगा, सरनेम नहीं बताइएगा, बस राबिया बता दीजिएगा। तो राबिया में आपकी स्टोरी शेयर करने लगा। वो बताती हैं कि एक रात कोई 2 या 3 बजे मेरे भाई जो हैं वो लाउंज में बैठे हुए थे। ओके। हम सब अपने अपने रूम्स में थे। तो हम सब सो चुके थे, भाई जाग रहे थे, उनकी जिस तरह से वो या मोबाइल देख रहे होंगे या किसी काम में होंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने देखा कि एसी जो है, स्प्लिट जो है, उसमें स्पार्क हुआ है और आग लग गई है। ओके। उन्होंने वो आग देखी तो उस वक्त उन्होंने शोर किया, सब उठ गए, आग वाग बुझा दी। लेकिन उसके बाद वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। अच्छा। उनकी नजरें वही एसी की तरफ टिकी रहती थी और कुछ बता नहीं सकते थे कि क्या हुआ, चुप हो गए थे। मेरे वालिद ने पूछा कि बताओ बेटा तुम, कि ऐसा क्या हो गया है? ये तो एक नॉर्मल आग थी, छोटी सी थी, बुझ गई। लेकिन वो किसी चीज का कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि वो जो आग थी वो खुद से नहीं लगी थी, वो लगाई गई थी। ओके। क्योंकि जिसने लगाई थी उनके भाई ने उस बंदे को या उस चीज को देख लिया था। अब हुआ क्या, इसके भाई की तबीयत खराब हो गई। वाले साहब ले गए डॉक्टर्स के पास, 2-2 3-3 रातें सोते नहीं थे। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, फिर किसी आमिल के पास ले गए, इनका इलाज हुआ। तो आमिल ने बताया कि इसने किसी चीज को देखा है, उसके बाद इसकी तबीयत इस तरह से खराब हुई है, लेकिन ये सही हो जाएगा। हुआ ये कि कुछ इलाज हुआ, कुछ मेडिकली इलाज हुआ, कुछ रूहानी इलाज हुआ। तो कहते हैं कि मेरे भाई की तबीयत इस तरह से सही हो गई। ये किस्सा इसलिए आपके साथ शेयर किया, उन्होंने मुझे कहा था कि ये स्टोरी बताइएगा, लेकिन ये किस्सा लिंक करता है मेरी एक स्टोरी के साथ, एक आशिक के एक किस्से के साथ। अच्छा, ये डोरबेल की परेशानी। हाँ, मैं लास्ट टाइम भी ये कैसे ही हुआ था। हाँ जी। तो हुआ ये कि मेरे इंस्टा पर मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, लॉक टूटा हुआ है, और उस पर उसकी मैंने तस्वीरें अपलोड कर दी थी। अच्छा, ये 2-3 किस्से मेरे साथ इकट्ठे हुए। पहले एक रात में एक हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ, तीसरे दिन तीसरा हुआ। हुआ ये कि मैं शावर लेने के लिए, मेरा एक अलग रूम है जिसकी जो खिड़की है वो कब्रिस्तान में खुलती है, कब्रिस्तान की साइड पर खुलती है, और मैं वही वॉशरूम यूज़ करता हूँ। सोता मैं दूसरे कमरे में हूँ, वॉशरूम में वो यूज़ करता हूँ। और उस कमरे में ना मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो मैं इसलिए वहाँ जाता हूँ और रिलैक्स होता हूँ। मैं गया, दरवाज़ा खुला हुआ था। अब हुआ ये कि जब नहा के निकला तो दरवाज़ा बंद था। पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, जब मैं नहाने गया था तो वापस आया तो दरवाज़ा कमरे का बंद था। मैंने समझा हवा में बंद हो गया। अब हवा, मेरा अपार्टमेंट, खिड़की बंद है, पंखा चल रहा है, हवा कहाँ से आई? मैंने कहा चलो हवा में बंद हो गया होगा। उस वक्त मैंने इतना नहीं सोचा। अच्छा जी, कपड़े वपड़े चेंज किए मुझे, क्योंकि इफ्तार के बाद का टाइम था, ये अभी की बात बता रहा हूँ, इफ्तार के बाद का टाइम था, तो मुझे जाना था क्लिनिक पर। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा तो लॉक था, दरवाज़ा खुले नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने, हो सकता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ हो, तो हो सकता है कोई लॉक अंदर वो टूट गया हो, जो उसका क्लिपर होता है। मैंने बड़ी कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने इधर उधर देखा तो पैरों में मेरे मेटल की चाबी, उसके 3 टुकड़े हुए। एक उसका जो सर्कल होता है, ऊपर का गोला होता है, वो टूटा हुआ। दूसरा उसके दांत होते हैं चाबी के, वहां से टूटा हुआ। मतलब 3 हिस्से उस चाबी के, जो कि मेरे पैरों में पड़ी है। उस ताले की चाबी मेरे उस दरवाजे के बाहर की तरफ लगी हुई होती है, अंदर नहीं लगी हुई होती।
इसका मतलब ये है कि किसी ने बाहर से लॉक किया, चाबी तोड़ी, फेंक दिया। चाबी मेटल की है, इतना आसानी से नहीं टूट सकती, वो भी 3 हिस्सों में। हाँ भाई, तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टोरी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस गए थे। अभी पता चला कि सारी जितनी भी मार्केट्स हैं वो क्लोज करवा दी गई हैं। जितने रेस्टोरेंट्स थे, जो टेक अवेज हैं, वो भी बंद करवा दिए गए। आई डोंट नो कि वो रीज़न क्या था। बहुत सारे टेक अवेज को और रेस्टोरेंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है और उनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया है। तो मुझे रेस्टोरेंट से यही कॉल आया था कि भाई आशी भाई आ जाए ज़रा, तो मसले को ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। तो खैर हम लोग गए थे वहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले से ही शॉप्स हमारी जो बंद कर दी थी, उनको अफवाहें मिली या वलाहलम क्या बात थी, लेकिन रेस्टोरेंट्स क्लोज, सब कुछ बंद। आई डोंट नो कि कल से सिचुएशन क्या होने जा रही है, क्या मार्केटें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, ये भी एक सवाल है। इसके बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सर स्टोरी बताइए, कंटिन्यू कीजिएगा आगे। तो वो जो दरवाज़ा था रूम का, उसके नीचे चाबी, वो लॉक हो चुका था और मेरी नज़र यहाँ वहाँ जो घुमाई तो वो चाबी नीचे पड़ी थी। वो 2 हिस्सों में, मतलब तीन हिस्से थे उसके, 2 हिस्सों में टूटी हुई थी। एक तो उसका जो गोला होता है ऊपर से मेटल की चाबी थी और नीचे से उसके जो दांत होते हैं, जो एक पैटर्न बना हुआ होता है लॉक को अनलॉक करने का। तो वो मेटल की चाबी किस तरह टूटी, किसने दरवाज़ा लॉक किया, कुछ पता नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था, अचानक मेरे दरवाजे पे, उसी दरवाजे पे जोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी जोर की थी कि मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, मैं साइड पर हो गया और झटके से एक बहुत प्रेशर के साथ वो दरवाज़ा टूट के खुल गया। मैंने शुक्र किया अल्लाह का कि वरना ये दरवाज़ा पता नहीं मैं कैसे खोलता या तोड़ता। ऑब्वियसली बात है, तोड़ के ही खुलता, क्योंकि वो बाहर से धक्का मार के खोला गया, अंदर से नहीं था। अंदर से यूं खुलता है ना, पुल करके, तो वो बाहर से धक्का लगा हुआ था। खैर वो एक हादसा जिस तरह से हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये किसने किया है, क्या किया है। खैर हो गया, रात हुई तो ये मामला भी सॉर्ट आउट हो गया कि जी मैं कुछ अरसे से जो है वो कुछ मीठा नहीं रख रहा था। ओके। तो ये शरारत जो थी, वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, आते जाते रहते हैं, उन्होंने की थी ये शरारत। बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन भी रमज़ान है यार, हर इंसान अपने टेंशन में होता है, 100 काम होते हैं, ऑफिस, फिर घर, फिर दोबारा क्लिनिक, फिर वापस आना देर से, और डिस्टर्ब चल रहा होता है रूटीन काफ़ी। तो दूसरे दिन भी मैंने नहीं रखा। अच्छा, दूसरे दिन हुआ ये कि फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया। मैं फ्रिज, बाकायदा फ्रिज ऐसा लग रहा था कि अंदर हीटर चल रहा है। जितनी सारी चीज़ें अंदर फ्रिज में पड़ी हुई थी, जो मैंने फ्रोज़न रखा हुआ था, दूध रखे हुए थे और चीज़ें थी मेरे काम की, तकरीबन सब ख़राब हो गई। मैंने उठा के उनको फेंका बाहर। एसी उस फ्रिज वाले को बुलाया, वो आया, उसने बोला साहब ये तो बन ही नहीं सकता, 3-4 साल पहले लिया था मैंने और वारंटी में भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि कॉइल बुरी तरीके से जल चुकी थी और कंप्रेसर उसका चोक होके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसमें, वो उसने बताया कि वो चली गई है सर, इसकी वारंटी नहीं होती। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो मेरे साथ 2 हाथ हो गए। अब ये फ्रिज वाला चला गया, अब मैं सोफ़ा पे बैठ गया लाउंज में, तो मेरी नज़र पड़ी, मेरी डाइनिंग टेबल है, उसका नीचे लकड़ी का बेस है, उस पर वहाँ मैंने देखा इतना पाँव है, इतना सा पाँव, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 5 हो गए। उस अंगूठे से पहले एक छोटी सी उंगली है, 6 उंगलियां, 5 उंगलियां, एक अंगूठा। अच्छा, बड़ा अजीब सा था, छोटा पाँव था, क्यूट था। काफ़ी लोगों ने, मैंने इंस्टा पर शेयर किया, काफ़ी कमेंट आए, क्यूट है ये वो। हाँ भाई बहुत क्यूट है, मुझे पता है। लेकिन उस क्यूट के चक्करों में ना मेरी बैंड बज गई। मैंने उसका फ़ोटो लिया, इंस्टा पर शेयर कर दिया। लोगों ने कहा नहीं ये 5 ही उंगलियां हैं और ये अलग से एक निशान गिरा हुआ है, ये है वो है। अच्छा, 2 पाँव हैं, लोगों ने सही से देखा नहीं है।
एक पाँव में 6 उंगलियां हैं, एक पाँव में 3 उंगलियां हैं। ये भी वही है जिन्होंने मेरे फ्रिज का सत्यानाश किया। चले जी, वो फ्रिज मैंने दूसरे दिन नया मंगवा लिया कि जो है वो फ्रिज आ जाएगा रात में, मैं घर जाऊंगा तो वो ले आएगा, क्योंकि मैं 10:30-11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मैं जल्दी उठ गया था उस दिन। तो हुआ ये कि जी वापसी में आ रहा था, एसी ऑन किया गाड़ी का तो एसी काम ना करे। ओके, मतलब कांड पे कांड हुआ जा रहा है। मैं परेशान, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। हाँ एसी, मैंने कहा हो सकता है यार, पॉसिबल है गैस वेस खत्म हो गया हो। हाँ। तो बहरहाल एक दिन गुजर गया एसी को, दूसरा दिन गुजर गया, फिर मैंने वर्कशॉप भेजी गाड़ी, वर्कशॉप भेजी। उन्होंने वही बात बोली जो फ्रिज वाले ने बोली कि एसी की कॉइल जो है वो जल गई है बुरी तरीके से, और कंप्रेसर ऐसा चोक हो गया है कि अब ये नया आएगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता। ओके। मैंने कहा अच्छा, खर्चा कितना है? बोला 92,000। ले, मैंने कहा यार ये तो बड़ी लग गई। खैर गाड़ी मेरी नहीं है, कंपनी की गाड़ी है, तो मेंटेनेंस उन्हीं के ज़िम्मे है। लेकिन मेरे लिए एक मसला था कि मेरी गाड़ी का एसी ख़राब हो गया, अब मजबूरन मुझे दूसरी गाड़ी उठानी पड़ी। अब मुझे ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अल्लाह ना करे कि इसके साथ भी कुछ हो गया, अल्लाह ना करे। मैंने हाँ क्यों बोला, मेरे साथ सेम हुआ है ऐसे ही। हाँ, फ्रिज नहीं खराब हुआ मेरा। हाँ, मैंने 2 अपने एसी जो घर वाले थे, जो मेरे 2 रूम्स में लगे हुए हैं नीचे वाले पोर्शन में, उस वाले पोर्शन के मेरे 2 एसी, मैंने दोनों एसीओ को सर्विस करवाया, गैस डलवाई, सब चीज ओके, हर चीज ओके हो गई, सारी लीकेज खत्म और डन। रात को जब हमने एसी चलाए, पहले एक रूम का एसी 2 घंटे चला। ओके, पहले हमारे रूम के एक रूम का एसी 2 घंटे चला, उसके एसी ने काम करना छोड़, कंप्रेसर ने काम करना छोड़ दिया। फिर दूसरे एसी को जब हमने चलाया, अब हमने कहा भाई चलो सब एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, इस रूम में आ जाए सब। दूसरा एसी, ठीक उस एसी के खराब होने के 2 घंटे के बाद फिर वो एसी खराब हो गया। मतलब 2-2 घंटे दोनों एसी चले और वो खराब हो गए, लेकिन दोनों में वही कंप्रेसर का फॉल्ट आया। ठीक है, अच्छा अब कंप्रेसर का इश्यू क्या था, गैस वाला आज वो आया, एसी वाला मैकेनिक आज मैंने फिर बुलवाया उसको। मैंने कहा भाई क्या मसला हुआ है, कल तो तूने सारा सेट किया। उसने कहा कि आशिफ भाई आपके एसी का ये जो नट है यार, नट जो होता है वो एक होता है बोल्ट, आई थिंक से जो यूं होता है उसके ऊपर वो नट चढ़ता है शायद, अगर मैं सही, तो वो चीज किस तरह टूट सकती है यार। मतलब बहुत, वो बिल्कुल यूं चिपका होता, टूट गया। अच्छा, 2 बीच से, हाँ बीच से टूट गया और वो नीचे जाके गिरा हुआ था जमीन पर। उसने मुझे दिखाया कि सर ये देखिए ये टूटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टूटने क्या, कह रहा टूटता तो नहीं है। हाँ चले ठीक है, बहुत जंग आलूदा हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए तो फिर टूट सकता है। मैंने कहा ओके भाई दूसरा लगाओ। फिर से दूसरा गैस वापस से फिल किया उसने, गैस डाला, उसके बाद एसी उसने काम करना शुरू किया। मैंने चेक नहीं किया, इनफैक्ट अब मैं जाके चेक करूँगा उसको। और जो दूसरा एसी था उसका हर एक चीज़ ओके, ज़बरदस्त, लेकिन जहाँ पर सर्किट बोर्ड वो प्लग होता है ऑन ऑफ का सिलसिला, जहाँ पर वहां पर से ऊपर वाली वायरें जो है वो बर्स्ट हो गई। आई डोंट नो वो कैसे भी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉपर वायर की मैंने वो लगवाई। मैं हल्का काम नहीं करवाता, मैं काम करवाता हूँ तो कोशिश करता हूँ 1 नंबर काम हो, 2 नंबर ना हो, तो वो वायरें जल गई। तो अभी तक सीन, अच्छा इस रूम में जिसके वायर जली थी, इस रूम में मेरा नया एसी है ये बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा शायद मैंने 1 सीजन मुश्किल से इसको चलाया होगा। 4 से 5 सीजन जब जब इसको मैंने बनवाया ना, इसकी गैस खत्म हो जाती है, वायर जल जाती है, ये हो जाता है, उस रूम में मसला है। अब वही मसला है ना, तुम्हारे साथ भी यही मसला हुआ है। मेरे साथ कंटिन्यू 3 दिन अच्छा खासा नुकसान हुआ मेरा। दरवाज़ा टूटा, फिर आपका फ्रिज ख़राब हुआ, फिर जनाब गाड़ी का एसी ये ख़राब हो गया। कौन था? सबसे पहले जो मुझे लॉक करने वाला था वो वही बच्चे थे जिनको मैं कुछ मीठा नहीं दे रहा था इतने अरसे से। दरवाज़ा किसने तोड़ा? दरवाज़ा उस औरत ने तोड़ा
जिसने ये वादा किया था कि वो मेरा मुश्किल वक्त में साथ देगी। ओके। पाँव किसके थे? पाँव उन्हीं बच्चों में से किसी के थे। गाड़ी का एसी कैसे ख़राब हुआ, फ्रिज कैसे ख़राब हुआ, ये उन्हीं बच्चों की शरारत है। क्योंकि मैं उनकी मीठे की चीज़ कभी फ्रिज में रखता हूँ, कभी डाइनिंग पर रखता हूँ, तो उन्होंने ख़राब किया। गाड़ी का एसी भी उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ। अब अच्छा खासा लॉस हो गया 3 दिन में। आज जब मैं आ रहा था हैदराबाद, तो मैंने मिठाई लेके रात डाइनिंग पर रख दी, फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जितना ठूसना है ठूसो, ये 1000-1500 मुझे रोज़ का नहीं मारेगा। अगर मुझे ये इस तरह से डंडियाँ लगती रही तो मेरे तो काम उतर जाना है। खैर, ये एक सीन हुआ। उसके बाद आज जब ये सब करने के बाद सुबह में निकला घर से और आ रहा था, तो वही शरारती बच्चे मेरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में पीछे सीट पे बैठे हुए थे। और मैंने कल न्याज नज़र कुछ करवाया था, तो वो फ्रीज कर लिया था, जो लाया भी। उसकी थैलियों से मुझे थैलियों से आवाज़, कोई गिठाने खोले गिठाने बंद करे, गिठाने खोले गिठाने बंद करे। तो मैंने शीशे से नीचे किया तो वही बच्चे खेल रहे थे, नुकसान नहीं दिया। इसका मतलब ये है मिठाई पसंद आ गई। ओके, कबूल हो गई। कबूल। हाय डॉक्टर साहब, मैं वो जो जिस रूम की बात कर रहा था ना, मैं वहाँ पर उस रूम में मेरे एसी भी ख़राब होता है। उस रूम में मेरा कोई भी घड़ियाल कितना भी अच्छा हो, घड़ियाल बड़ी वॉल क्लॉक, कोई भी घड़ियाल होगा वो नहीं चलता। मतलब आप भले नया ले आओ, कबाड़ी से ले आओ, 0 मीटर ले आओ, किसी और का उठा के ले आओ, किसी और कमरे से चलता हुआ उठा के लगा दो, वो एक दिन मुश्किल से लगेगा, दूसरे दिन वो सब रुक जाएंगे। और ये मैंने एक घड़ियाल के साथ नहीं, मैंने दो घड़ियाल और एक टेबल वॉच जिस तरह होती है वो मैंने वो तक इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं चलता है। हो सकता है आपके पास भी इस तरह किसी रूम में किसी और जगह पर इस तरह के मसले हों। तो ये एक अलग अलग सिम्टम्स हैं कि भाई यहाँ पर हमारी बैठक है, हमारी रिहाइश है, तंग न किया जाए। वेल, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अपनी स्टोरीज में ज़रूर बताइएगा। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपसे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सिया बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। एक एंटिटी आई, उसके साथ अजीब मामला थे। उसके पूरे जिस्म पे सर थे छोटे छोटे, हर चेहरा दूसरे चेहरे से डिफरेंट, हर चेहरे में 4-4, 3-3 आंखें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, welcome to yet another The भूचो की एक और खतरनाक सनसनीखेज सस्पेंस से भरी स्टोरी के साथ। मैं हूं आशिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो हाथ डरा, मिलाते हुए भी डर लग रहा है। हाँ, सिस्टम ऐसा चल रहा है, क्या करें। कैसे सर? ज़बरदस्त, तब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी आ गई बहुत ज़्यादा। हमारे एरियाज़ में 14 दिन के लिए ख़तरनाक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले हुए होंगे और जनरल स्टोर्स खुले हुए होंगे, बाकी कम्प्लीटली लॉकडाउन। मतलब 15 दिन मुकम्मल तौर पे छुट्टी का ऐलान। शायद अभी तक तो मैं नोटिफिकेशन यहाँ तक ऐसा ही समझाऊँ।
मैंने अभी देखी नहीं। हाँ, उसमें सारे एरियाज मेंशन किए गए, हैदराबाद के ये इलाके, पूरे इलाकों में हमारा इलाका भी आता है, तो ये सीन है। अब आपके जहाँ पर आपका काम है वहाँ का मसला अलग होगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मतलब अभी दुकान एक नोटिफिकेशन निकला है और उसके ठीक 5 मिनट के बाद दुकानों को सील किया जा रहा है, उनको फाइन लगाया जा रहा है। भाई टाइम, कम से कम टाइम देना चाहिए। हाँ, आप कम से कम इन्फॉर्म तो करें भाई, ये नोटिफिकेशन आ गया। अब ऐसे है कि आज आप इस टाइम तक बंद करें, अभी कभी बंद कर लें, आधे घंटे में बंद कर लें, फिर आप उसके बाद जो है कल से आपने ये चीज़ें करनी है। लेकिन खैर बहुत कंफ्यूजिंग है, ज़िंदगियों से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो शायद सही भी है, हम अपोज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, और मेरे ख्याल से वो जो भी कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, बेहतर है। डॉक्टर साहब स्टोरी पे आते हैं जी। स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको एक स्केच आर्टिस्ट की। ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्केचेस बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स का बनाता है, कोई जो है वो इंसान के स्केच बनाता है। इस तरह से अलग अलग उन्होंने अपने आप को जो है ना एक चीज़ तक महदूद रखा हुआ है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिन्नात के स्केच बनाते हैं, जैसे कि आप खुद हैं। जैसे कि मैं खुद हूँ। जिन्नात के स्केचेस कैसे बनाते हैं? अब ये सुनने में बात बड़ी अजीब सी लगती है कि यार जिन्नात का स्केच कैसे बन सकता है? एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही, उस चीज़ का आप कैसे स्केच बना सकते हो? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है कि जो भी ऐसे स्केच बनाता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर कर रहा होता है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। एक हमारी लाहौर की व्यूअर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा स्केच बनाती हैं, लेकिन वो सारे स्केच बनाती हैं इसी तरह के। अच्छा, वो इंस्टा पर है आर्ट्स बाय मी के नाम से, तो आप विजिट कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्केचेस बनाती है। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन है बंदा, वो स्केच बनाता है जिन्नात के। उसके स्केच उन चीज़ों से बहुत मिलते जुलते हैं जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैंने देखे हैं। काफ़ी ऐसे हैं। अब उनके साथ क्या गुजरती है, वो इस तरह से कैसे स्केच बना देता है। मैं आशी के सामने बैठा हूँ, मुझे आशी नज़र आ रहा है, मैंने आशी का चेहरा बना दिया, समझ में आ गई बात। एक आम आदमी बैठा हुआ है, चाहे वो स्केच आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, वो सामने हवा में बैठ के तो चेहरा नहीं बना सकता किसी का। या उनको वो चीज़ें ख्वाब में आती हैं, जो उनके दिमाग में वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं, और फिर वो उसे एक पेपर पे उतार देते हैं। ये किस्सा है इसी तरह के एक स्केच आर्टिस्ट का, जिसको चीज़ें नज़र आती थी। शुरू में होता ये था उसके साथ कि रात को, अक्सर रात को, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ये काम करते हैं रात के वक्त, ओके, सुकून में, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इस काम में पूरा फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो वो रात को बैठता था और स्केच बनाता था, लेकिन उसके पास उस स्केच बनाने के आइडियाज़ कहाँ से आते थे? वो सुबह के वक्त सोता था और उसे ख्वाब में पहले ये चीज़ें आती थी। जंगल है, कोई ऐसी इस तरह की चीज़ खड़ी हुई है, उसके दिमाग में नक्श हो जाती है, और वो एक ही ख्वाब डेली देखता था, एक ही ख्वाब एक ही तरह का डेली देखता था, जब तक कि वो स्केच मुकम्मल नहीं हो जाता था। ओके। ताकि उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी वो उस स्केच में डाल सके। पहले तो इस तरह से हुआ, उसने ख्वाबों के ज़रिए स्केच बनाना शुरू किया। उसके बाद उसकी इमेजिनेशंस में ये चीज़ें आ गई, एक इल्यूजन्स हो गई, उसको वो बनाता रहता था। अब जब इन चीज़ों ने देखा ना कि एक बंदा है जो ख्वाब आने पर हमें बनाता है, हमें एक
फिजिकल अपीयरेंस देता है, लोग हमें देख सकते हैं। फिर वो हमें सोचता है, हमें सोचने के बाद हमें ड्रॉ करता है कागज पर और लोगों के सामने ले आता है। और उन्होंने जब ये देखा तो अब वो उन पर जाहिर होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता। होता क्या था, ये रात को जब बैठता था, इसको लगता था कि इसकी इमेजिनेशन है कि मेरे बेड पर कोई बैठा है। ओके। लेकिन उसकी इमेजिनेशन नहीं होती थी, उसकी बेड पर वाकई में कोई बैठा होता था। जब वो उसको ड्रॉ कर लेता था, वो कागज पर आ जाता था, तो अक्सर उस कागज पर एक निशान आ जाता था, जिस पर वो निशान उस आर्टिस्ट का सिग्नेचर बन गया। जबकि वो निशान खुद नहीं मारता था। अब क्या, अब वो एंटिटीज उसको हेल्प आउट करती थी स्केच बनाने के लिए। और वो सिग्नेचर होती भी उस एंटिटी की थी। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार इसने कोई ऐसी चीज देखी जो इससे हजम ना हो सकी। हजम ना होने से मुराद ये कि देख के डर गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वो तो होते नहीं है कि मासूम से छोटे छोटे जो है ना, वो बच्चों की तरह प्यारे खूबसूरत नहीं, ये इस तरह से नहीं। और काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और व्यूअर्स हैं जो मुझसे इंस्टा पर भी बात करते हैं, जिद करते हैं अलग से भी कि हमें जिन देखना है। ओ भाई यार छोड़ दो ना इन चीज़ों को, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो वो सामने उसके वो चीज़ आ गई। अब इसको उस चीज़ को ड्रॉ करना था, क्योंकि वो आई इस वजह से थी कि ये ड्रॉ करे और लोगों के सामने मुझे ले आए। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप मेरा स्केच बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार मेरा स्केच बना रहा है, तो इस तरीके से उस एंटिटी को अच्छा लगता है कि उसका स्केच बनाया जा रहा है। अब ये बना नहीं सका से मुराद ये है कि ये डर के बेहोश हो गया और गिर गया। रात गुजर गई, सुबह में होश में आया, जब इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। जितने भी इसके पेपर थे, पुराने स्केचेस, वो सब जले हुए थे। जितनी मेहनत से इसने सब बनाए थे। इसने दोबारा रात को स्केच बनाने की कोशिश की। अब होता यह था कि जब ये स्केच बनाना शुरू करता था तो इसका हाथ पैरालाइज हो जाता था, ये बना नहीं सकता था। बहरहाल ये इधर उधर भागा, लोगों को बताया, फिर कहीं से किसी ने मशवरा दिया कि जाओ फलाने के पास और वो तुम्हारी हेल्प आउट कर सकता है। ये उसके पास गया, उसने पढ़ाइयाँ की, जो इनके सिस्टम होते हैं वो सारा वो किया। ये बंदा सही होके घर आया। जब घर आया तो इसने दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसने एक और चीज़ की। इसने अपने कमरे में आके एक ऐलान किया कि मैं जो भी करूँगा तुम लोगों के लिए करूँगा, मेरे किसी चीज़ को नुकसान नहीं देना, मुझे नुकसान नहीं देना। तुम जिस तरीके के दिखते हो, जैसे भी हो, मैं एज इट इज़ तुम लोगों को ड्रॉ करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा जैसे बनाता। अब इसके साथ वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। चीज़ें आके बैठती थी, इसके कमरे में घूमती फिरती थी, ये इनको ड्रॉ करता था और इनको ड्रॉ करता था। ओके। और जो है वो फिर क्या होता था कि चीजें खुश थी, इससे डेथ हो गई उसकी। अच्छा। हाँ। एक एंटिटी आई, एक हमारे जिन भाई आए, उसके साथ अजीब मामला थे। उसके पूरे जिस्म पे सर थे छोटे छोटे। हर चेहरा दूसरे चेहरे से डिफरेंट। हर चेहरे में 4-4, 3-3 आंखें हैं। ओके। ये बना नहीं सका उसको। यही वो चीज थी
जो तूने बनाई, जो पहले आई थी, जो पहले आई थी। ओके, ये वही वो चीज थी जो पहले आई थी। ओके, वो उसको बना नहीं सका, उस चीज ने इसको मार दिया। एक गालबन एक आंखों वाला स्केच आपने ही बनाया था। वो तो बनाया था मैंने। कहीं उससे कुछ मिलती जुलती है? हाँ, चलो पॉइंट पकड़ लिया हमने। तो आप तो डॉक्टर काशिफ ही हैं ना? मैं तो डॉक्टर काशिफ हूँ। अच्छा, उसकी डेथ हो गई, पर आर्टिस्ट की उसकी डेथ हो गई। ओके, और उसके और मारने वाले ने बड़े फख्र से बताया कि मैंने तो मार दिया, अब तू बना। ऐसे हुआ होगा शायद। तो मुझे भी पहले ड्रीम में आई थी, वो याद है? यस, आपने बताया था इसके बारे में। वेल, हमारे एसी वेसी बंद हो चुके हैं, लाइट जा चुकी है, हमारे एसी वेसी बंद हो चुके हैं। वैसे ही तो हम लेंगे आपसे इजाज़त। स्टोरी आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके हालात की क्या सिचुएशन है आपके मुल्कों में, आपके शहरों में, हमें प्लीज़ अपडेट ज़रूर दीजिएगा। और बताने का मकसद ये होगा कि आप दूसरे लोगों को आगाही दे रहे हैं कि भाई बेटर सेफ स्टे एट होम, इस तरह की कहानियाँ करनी है हमने। और हमारे मोहल्ले में तो भाई 14 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। आई डोंट नो कल की सिचुएशन क्या है। या तो 14 दिन भरपूर आराम किया जाएगा, लच पश मतलब बच्चों को टाइम दिया जाएगा, या तो फिर वही कुत्ते वाली ज़िंदगी होगी, काम काम काम। दूसरा सही है, दूसरे वाला सही है। पर आप लोगों के साथ क्या हुआ जा रहा है हमें बताइएगा, पहला वाला ऑप्शन या दूसरा वाला ऑप्शन। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।